हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक अपनी नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। उस सीरीज़ का क्या नाम है? जीपैट 2024 टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हर टॉपिक के जैसे हर सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक पे PYQ जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे हर वीडियो में। ठीक है, और ये सीरीज़ कंटिन्यू होगी और इसमें ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो आज है लेक्चर नंबर 1, पहला लेक्चर है फार्माकोलॉजी का। इसमें हम लोग बात करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, साथ में थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ जितने अभी तक आए हुए हैं जीपैट के एग्जाम्स में। ठीक है, और कंप्लीट सॉल्यूशन और डिटेल के साथ। बट उससे पहले स्टार्ट करें, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक, तो पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो देखना कैसे मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट लेने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मैंने यहाँ पे हर क्वेश्चन की डबल स्लाइड्स प्रिपेयर कर रखी है। पहले क्वेश्चन आएगा, फिर उसके बाद उसके आंसर्स आएंगे। तो जब क्वेश्चन आए तो आपको वीडियो पॉज करना है या उसी टाइम पे आपको अपना आंसर मार्क कर लेना है कि आपका उस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, और उसके बाद फिर जब आंसर आए तो आपको उससे टैली करना है कि आपका क्वेश्चन सही था, आपने जो आंसर मार्क किया था वो सही था या गलत था। ठीक है, और अगर आपने सही आंसर मार्क किया है तो आप अपने आप को +4 मार्क्स देंगे, और अगर आपने गलत आंसर मार्क किया तो आपको -1 मार्क अपने आप को देना है। और लास्ट में आपका जो फाइनल टोटल मार्क्स आता है, जितने भी आते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलो तो फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जीपैट 2022। अब देखो यहाँ पे मैंने 2023 के भी क्वेश्चन रखे हैं, ऐसा नहीं कि मैं 2022 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको लगे कि 2023 के नहीं, 2023 के भी क्वेश्चन है, बट वो लास्ट में। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन लास्ट में। ठीक, चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज। ठीक है, तो जो एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? ANDA। इसका जो हमारा फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म क्या है? कभी कभी ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये भी देख लीजिए, कभी कभी ये आपका फुल फॉर्म में पूछ लिया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANDA। तो एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? गेट अप्रूवल टू कंडक्ट द क्लिनिकल ट्रायल, गेट मार्केट अप्रूवल फॉर द न्यू केमिकल एंटिटीज, गेट मार्केट अप्रूवल ऑफ जेनेरिक्स, और गेट अप्रूवल फॉर द एनिमल स्टडीज ऑफ न्यू केमिकल एंटिटीज। तो आपका आंसर क्या है आप मार्क करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है गेट मार्केट अप्रूवल फॉर द जेनेरिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर यही है। ठीक, द ऑब्जेक्टिव इसका है कि गेट मार्केट अप्रूवल ऑफ जेनेरिक्स। चलो तो पहला क्वेश्चन, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा जीपैट 2022 का है। द अप एंड डाउन मेथड फॉर प्रोजेक्टेड LD50 डिटर्मिनेशन इज डिस्क्राइब्ड इन द। ठीक, मतलब जो हमारा LD50 लिथल डोज 50 को जो डिटरमाइन करने के लिए अप एंड डाउन मेथड जो है वो किस गाइडलाइन में लिखा हुआ है? OECD गाइडलाइन 401, 420, 423 या 425, किस गाइडलाइन में आप लोग बताइए। तो इसका आंसर है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है OECD गाइडलाइन 425 में। जो हमारा ये लिखा हुआ है वो किस में? OECD गाइडलाइन 425 में। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, जीपैट 2022 का क्वेश्चन था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जीपैट 2021 का क्वेश्चन। ठीक, 2022 में यही दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्या है कि टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ द न्यू ड्रग अंडर एक्चुअल कंडीशंस ऑफ यूज इन लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट हैज बीन क्लासिफाइड एज द क्लिनिकल ट्रायल्स। अब देखो सिंपल सा एक पॉइंट यहाँ पे आप पकड़ लो, आपका आंसर गलत होगा ही नहीं। लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट, बस खत्म बात, यही है पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट जहाँ भी आ जाए आपको बिना सोचे बिना कुछ किए क्या करना है? फेज 4। लार्ज नंबर मतलब फेज 4, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस जिसको भी बोलते हैं। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फेज 4। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3। कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग के नोट डाउन करते रहिएगा, लास्ट में कमेंट करना है। ठीक है, और साथ में आप चैट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन के आंसर लिखते जाइए जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। द मेजोरिटी ऑफ ड्रग दैट लीस्ट बाइंडेड टू एंटीवेस्कुलर टिश्यू, मतलब जो हमारी ड्रग होती है वो सबसे कम किस एंटीवेस्कुलर टिश्यू से बाइंड करती है? लीस्ट। यहाँ पे देखो लीस्ट है, देखो यहाँ पे दो वर्ड आ गए ना, एक मेजोरिटी फिर एक लीस्ट, दोनों अपोजिट वर्ड कंफ्यूजिंग के लिए, बट ऐसा नहीं, मेजोरिटी ड्रग्स के लिए और लीस्ट बाइंडिंग के लिए। तो मतलब ज़्यादातर ड्रग्स किस उस टिश्यू से कम बाइंड करती हैं? तो पहला है लीवर, दूसरा है मसल, तीसरा है लंग्स और चौथा है किडनी। यहाँ पे CC डबल हो गया बट ये चौथा किडनी है। ठीक, तो आपका सही ऑप्शन क्या है? मसल। सबसे कम जो ड्रग होती है वो बाइंड करती है किससे? मसल से सबसे कम बाइंड करती है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई द फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या आपको फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल वो करना है? ट्रायल इज कंडक्टेड ऑन अबाउट 3000 पेशेंट, मतलब आपको ये डाटा है, उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा फेज का है वो। जीपैट 2020 का क्वेश्चन है। पर्पज ऑफ ट्रायल इज थेरेप्टिक कंफर्मेशन, सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी इज इवेल्युएटेड ऑन वाइडर स्केल, और कंप्लीशन ऑफ ट्रायल इज फॉलोड बाय द न्यू ड्रग एप्लीकेशन NDA। ठीक, तो देखो यहाँ पे कंडक्टेड कितने? 3000 पेशेंट में। पर्पज ऑफ ट्रायल इज थेरेप्टिक कंफर्मेशन है, सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी इवेल्युएट की जाती है वाइडर स्केल पे, और उसके बाद क्या होता है? न्यू ड्रग एप्लीकेशन यहाँ पे दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फेज 3। ठीक है, फेज
3 न्यू ड्रग एप्लीकेशन फेज 3 में दिया जाता है। इसके बाद क्योंकि देखो फेज 3 में क्या होता है कि आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ अब ड्रग हमारी सही है, तब उसके बाद आप न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तब वहाँ से जब अप्रूव हो जाता है तो फेज 4 जाता है। फेज 4 के आपका मतलब मार्केट में ड्रग को निकालना, ठीक। तो यहाँ पे 3000 पेशेंट और थेरेप्टिक कन्फर्मेशन। अब थेरेप्टिक एक्सप्लोर, यहाँ पे कन्फर्मेशन है, अगर थेरेप्टिक एक्सप्लोरेशन की बात होती तो आप वहाँ पे फेज 2 में आ जाता, ठीक। अब ये यहाँ पे वो भी तभी हमने पहला क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या था, लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट, बट यहाँ पे वाइडर स्केल है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स वो अलग, वहाँ पे फेज 4 ही लगाना है, ठीक। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द ड्रग कंसंट्रेशन बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, MEC एंड FSC के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आपका 100% सही होना चाहिए, ठीक है। GPAT 2020 का क्वेश्चन है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थेरेपेटिक रेंज। अब देखो एक इसमें आप नॉर्मल एक आप जनरल वो भी लगाए तो देखो टॉक्सिक रेंज तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मिनिमम इफेक्टिव मतलब जहाँ से ड्रग इफेक्ट दिखाना स्टार्ट करती है, और मैक्सिमम सेफ मतलब जहाँ तक ड्रग का सेफ होता है। तो जो इन दोनों के बीच में तो टॉक्सिक तो हो ही नहीं सकता, टॉक्सिक तो मैक्सिमम के बाद होगा ना। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर उसका थेरेपेटिक इंडेक्स, थेरेपेटिक रेशियो हमारा वही LD50 ED50 की बात होती है, तो वहाँ ये भी नहीं होगा। अब रेंज यहाँ पे है ना, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट मिनिमम से लेके आप मैक्सिमम तक जा रहे हैं, एक रेंज फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे थेरेपेटिक रेंज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि द मैकेनिज्म ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इज नॉट अफेक्टेड बाय वेट चेंज ऑफ पेशेंट। मतलब जो मेटाबॉलिज्म की मैकेनिज्म है, देखो ये सारी यहाँ पे मैकेनिज्म किसकी दी हुई है, मेटाबॉलिज्म की। तो इसमें कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है जो पेशेंट का वेट चेंज करने के बाद अफेक्टेड नहीं होता। कॉन्जुगेटिव मेटाबॉलिज्म, एसिटाइलेशन मेटाबॉलिज्म, हाइड्रोलिटिक मेटाबॉलिज्म या ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। GPAT 2019 का क्वेश्चन है, तो क्या आंसर है इसका आप लोग बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। मतलब अगर आप पेशेंट का वेट चेंज कर दीजिए तो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, न्यूमेरस आइसोमर्स सॉरी क्या है, न्यूमेरस आइसोमर्स ऑफ ह्यूमन लीवर P450 एंजाइम, देखो यहाँ पे P450 एंजाइम आ गया, हैव बीन आइडेंटिफाइड। इट इज नॉट वर्दी दैट अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ओवर 55% ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर। तो सिंपल सा ये है, इसके ये एक एंजाइम का नाम आप लोग रट लीजिए, CYP3A4। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। क्या है कि ये अकेले रिस्पॉन्सिबल होता है 55% से ज़्यादा ड्रग्स के, किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक। ये एक सिंगल एंजाइम CYP3A4, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, CYP3A4 हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, हाइपोडर्मोक्लाइसिस रिफर्स टू विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो हमारा हाइपोडर्मोक्लाइसिस होती है वो किस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे होती है। एक है सबलिंगुअल, दूसरा इंट्राडर्मल, तीसरा है सबक्यूटेनियस, चौथा है इंट्रावेनस। तो आप कौन सा होगा, GPAT 2018 का क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सबक्यूटेनियस रूट। अब देखो यहाँ पे डर्मोक्लाइसिस है तो आप इंट्राडर्मल लगा के कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ये नहीं होगा, क्या होगा, सबक्यूटेनियस होगा। हाइपोडर्मोक्लाइसिस रिफर्स टू द सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, वेरी वीक बेसिस हैविंग pKa लेस देन 5। अब इसके में करेक्ट क्या है, और आयनाइज्ड इन द इंटायर pH रेंज ऑफ GIT, एब्जॉर्ब ओनली इन स्टमक, आर अनआयनाइज्ड एट ऑल pH वैल्यूज, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा अनआयनाइज्ड एट ऑल pH वैल्यूज। अब देखो उसको सिंपल सा एक चीज़ आप लोग ध्यान रख लो कि अगर वेरी वीक हो, देखो वीक और नॉर्मल वीक हो तो ठीक है, बट अगर आप वहाँ पे वेरी वीक या वेरी स्ट्रॉन्ग की बात आ गई, चाहे एसिड या बेस, कोई भी वेरी वीक या वेरी स्ट्रॉन्ग की बात आएगी, तो वो अनआयनाइज्ड रहेंगे हमेशा और पुअरली एब्जॉर्ब होंगे, ठीक। मतलब वो पूरे pH में, चाहे स्टमक हो, GIT में, हर जगह पे वो अनआयनाइज्ड रहेंगे और पुअरली एब्जॉर्ब होंगे अगर वेरी वीक का वहाँ पे मेंशन्ड है तो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवर्स रिएक्शन इज। टाइप बी एडवर्स रिएक्शन का क्या मैनेजमेंट है। टाइप बी एडवर्स रिएक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, टू रिड्यूस द डोज रिड्यूस कर दें, टू विथ होल्ड द डोज एंड अवॉइड इन फ्यूचर, टू इंक्रीज द डोज, या टू री इंट्रोड्यूस एंड विदड्रॉ स्लोली। क्या क्या चीज़ें की जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टू विथ होल्ड द डोज एंड अवॉइड इन फ्यूचर। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर पहले एडवर्स ड्रग रिएक्शन है तो टू इंक्रीज द डोज, ये ऑप्शन तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। फिर क्या है, टू री इंट्रोड्यूस मतलब फिर से दोबारा उसको दे रहा है, जब एडवर्स इफेक्ट दे रही है तो हम उसको क्यों दोबारा देंगे, तो ये भी वहाँ पे नहीं होगी। तो टू विथ होल्ड द डोज एंड अवॉइड इन फ्यूचर मतलब डोज को खत्म करो, कम करो, उसके बाद उसको फ्यूचर में उस ड्रग को अवॉइड करो क्योंकि वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन दे रही है बॉडी के अंदर। चलो
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल एंटीडोट फॉर द मर्करी पॉइजनिंग। तो मर्करी पॉइजनिंग के लिए सुटेबल एंटीडोट कौन सा है, ठीक। तो एक है एट्रोपिन पहला ऑप्शन, दूसरा है डाइमर कैप्रोल, तीसरा है नैलोक्सोन और चौथा है नैलोरफिन, ठीक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है डाइमर कैप्रोल। अब देखो यहाँ पे अगर आप सिंपल सा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो आपका आंसर निकल के आ जाता। कैसे निकल के आ जाता, मर्करी और डाइमर कैप्रोल, तो दोनों यहाँ पे MER मतलब मर्करी से लेके ये डाइमर कैप्रोल रिलेट हो रहा है, तो वो यहाँ पे आ जाता। बाकी ये जो तीनों और ऑप्शन है वो किस किस के लिए यूज़ किए जाते हैं उसको कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है कि इन ह्यूमन एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है। अब देखो ह्यूमन में जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है उसका एंड प्रोडक्ट क्या निकल के आता है, हमारे पास यूरिक एसिड निकल के आता है, यूरिया निकल के आता है, प्यूरिन ऑक्साइड निकल के आता है, जैंथिन आता है, क्या निकल के आता है, ये GPAT 2017 का क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यूरिक एसिड। मतलब प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है यूरिक एसिड, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है इसमें से। पहला कैटेलाइज एरोमेटिक एंड एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, क्या एरोमेटिक एंड एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन कराता है। फिर लोकेटेड इन द लिपोफिलिक इन्वायरमेंट ऑफ माइटोकॉर्डियल मेम्ब्रेन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो लिपोफिलिक इन्वायरमेंट होता है उस पर लोकेटेड होता है। फिर कैटेलाइज ऑक्सीडेशन सल्फोनेशन या हमारे पास एमिनेशन मिथाइलेशन रिएक्शन कराता है, कैटेलाइज ऑफ कॉन्जुगेशन रिएक्शन। तो इसमें कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है, फटाफट से कमेंट में बताओ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कैटेलाइज द एरोमेटिक एंड एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। तो हमारा जो साइटोक्रोम P450 है वो क्या कराता है, वो एरोमेटिक एंड एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन कराता है, ठीक। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फेज जीरो। फेज जीरो मतलब क्या होता है कि इन फेज जीरो क्या होता है, इन विट्रो स्टडीज, पार्ट ऑफ फेज 1 स्टडीज, फर्स्ट इन ह्यूमन माइक्रोडोजिंग स्टडीज कैरिड आउट ऑन अ स्मॉल नंबर ऑफ एनिमल्स। GPAT 2017 का क्वेश्चन। देखो फेज जीरो में क्या होता है कि हम जो हमारे कंपनीज होती हैं इन्होंने ये फेज, ये ऑफिशियल नहीं है फेज 1। ऑफिशियल अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट फेज क्या है तो वो फेज 1 ही है, बट फेज जीरो क्या है कि कंपनीज ने इंट्रोड्यूस कराया है अपने लॉस को कम करने के लिए। उसमें क्या होता है कि ये बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट मतलब नंबर ऑफ पर्सन को यूज़ करते हैं और जो इसकी डोज होती है वो 1/100 कर दी जाती है। मतलब अगर नॉर्मल 100 ग्राम डोज, अगर 100 mg अगर डोज देंगे तो कितने देंगे फेज जीरो में, 1 mg डोज देंगे। तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोडोजिंग स्टडीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट इन ह्यूमन माइक्रोडोजिंग स्टडीज, ऑप्शन नंबर C। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव प्रोसेसेस, मतलब फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव्स में क्या क्या होता है। आइडेंटिकल थेरेप्यूटिक मोइटी, प्रिकर्सर बट नॉट इन द सेम अमाउंट ऑफ डोजेस फॉर्म। मतलब क्या कि आइडेंटिकल थेरेप्यूटिक मोइटी होती है, प्रिकर्सर होते हैं बट सेम अमाउंट ऑफ डोजेस फॉर्म नहीं होता। दूसरा ऑप्शन क्या है, सेम अमाउंट ऑफ थेरेप्यूटिक मोइटी, मतलब उसमें थेरेप्यूटिक मोइटी जो होती है वो सेम अमाउंट होती है। फिर सेम डोजेस फॉर्म होता है। फिर होता है सेम फॉर्मुलेशन इंग्रीडियंट इन एक्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ डोज। मतलब क्या होता है कि इंग्रीडियंट्स का फॉर्मुलेशन भी सेम है, साथ में सेम अमाउंट ऑफ डोज भी है। तो इसमें कौन सा होता है फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव्स के लिए सही ऑप्शन है, GPAT 2017 का क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आइडेंटिकल थेरेप्यूटिक मोइटी। मतलब क्या होता है कि उनकी जो थेरेप्यूटिक मोइटी मतलब जो केमिकल मोइटी है वो सेम होगी, प्रिकर्सर बट नॉट इन द सेम अमाउंट या सेम डोजेस फॉर्म। मतलब क्या कि जो उनका थेरेप्यूटिक मोइटी है, API है, वो सेम होती है, बाकी हमारा अमाउंट या डोजेस फॉर्म वो चेंज किया जा सकता है फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव्स में। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17, फर्स्ट वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाई। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। फर्स्ट वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी, तो हमारे पास गेरहार्ड डोमेक साहब हैं, पॉल इनरिच है, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडवर्ड जेनर। फर्स्ट वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी, फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर की थी एडवर्ड जेनर ने। ये GPAT 2017 का क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि apparent volume of distribution will be the highest for the drug with % of plasma protein binding। मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए हाईएस्ट होगा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कितने % रहेगी तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाईएस्ट होगा। अब देखो सिंपल से इसको थोड़ा समझो ना, इसको थोड़ा लॉजिक लगा के समझते हैं ना ब्लैंक स्क्रीन पे। देखो जैसे मतलब क्या है कि इसमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब VD की बात की गई है, और दूसरा टर्म जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक, ये दो टर्म की बात की गई है। तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जब हो जाएगी तो ड्रग की क्या हो जाएगी, साइज इंक्रीज हो जाएगी। अगर ड्रग में प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड हुआ तो ड्रग की साइज बढ़ गई। तो जब अगर ड्रग की साइज बढ़ेगी तो क्या वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा कि घटेगा, क्योंकि अब जब अगर ड्रग स्मॉल साइज में है तो वो ब्लड के साथ हर जगह ट्रेवल कर सकता है, बट अगर ड्रग की साइज बढ़ जाएगी तो वो ट्रेवल कर पाएगा कि नहीं। तो अगर साइज बढ़ेगा तो VD क्या हो जाएगा, VD ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं क्या, ये अगर हम सिंपल यहाँ पे ये कह सकते हैं कि VD जो है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे हम रख सकते हैं क्या, कि जो हमारा VD होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर जितना प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी
उतना कम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जितना कम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि हमने देखा यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन, तो अगर हमारी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग सबसे कम कहाँ है, ये 10 है। हमसे पूछा क्या है, हाईएस्ट पूछा है, तो सबसे कम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मतलब सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 10% होगा। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस क्लिनिकल ट्रायल हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन वॉलंटियर पार्टिसिपेट, मतलब क्या होता है कि हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन वॉलंटियर किस उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो सबसे पहला जो होगा वही तो सबसे पहले हम हेल्दी पे करेंगे ना, उसके साइड इफेक्ट को चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम हेल्दी वॉलंटियर पे सबसे पहले करते हैं, उसके बाद तो फिर डिसीज पेशेंट पे यूज करने लगते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से इसका आंसर होगा फेज 1। जीपैट 2016 का क्वेश्चन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फेज 1। आप लोग उसको मार्क कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि द एरिया अंडर कर्व आर द यूनिट ऑफ एरिया अंडर कर्व, मतलब जो हमारी AUC एरिया अंडर कर्व होता है बायो अवेलेबिलिटी की मेजरमेंट के लिए, उसकी यूनिट क्या होती है। तो क्या होती है उसकी यूनिट, उसकी सिंपल सी यूनिट होती है मिलीग्राम पर ml पर मिनट, उसकी यूनिट होती है। कहाँ का, जीपैट 2016 का क्वेश्चन था ये आपका। तो आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, आपका जो नॉर्मल GFR क्या होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है नॉर्मल GFR की वैल्यू आपको बतानी कि आपको जो नॉर्मल GFR कितना होता है, 120 ml पर मिनट, 140 ml, 240 या 120 ml पर आर। मतलब देखो अब यहाँ पे देखो सिंपल सा बात है कि 3 ये मिनट में आ गया और ये आर में आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 ये तो एलिमिनेट हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 120 ml पर मिनट। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, अगर आप यहाँ पे ध्यान नहीं देते तो 120 यहाँ भी 120 यहाँ भी, तो आप इसकी जगह ये मार के आ जाते, तो बट है क्या, मिनट और आर में यहाँ पे कंफ्यूजन है आर, तो उसको देखना ध्यान से। ठीक, तो ये था हमारा 2016। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं 22 में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू टिश्यू इज डिटरमाइंड बाई। तो जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो ड्रग से टिश्यू में कैसे, किसके द्वारा डिटरमाइन करेगा। पहला एफिनिटी ऑफ ड्रग टू टिश्यू, GFR, स्टमक इम्पिटिंग टाइम या रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू टिश्यू। मतलब जो इनिशियल ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस पे डिटरमाइन करेगा, सॉरी किस पे डिपेंड करेगा मेनली। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू टिश्यू। अब देखो यहाँ पे ये दोनों तो मान लो कि एलिमिनेट हो गया ऑप्शन, ठीक, बट ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा कि एफिनिटी ऑफ ड्रग टू टिश्यू और रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू टिश्यू, ये दोनों में क्यों नहीं हो सकता। तो देखो इसमें इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, इनिशियल मतलब सबसे पहला, तो जब सबसे पहले जो ब्लड फ्लो टिश्यू में जाएगा तभी तो ड्रग पहुंचेगी टिश्यू पे ब्लड फ्लो से। अगर मान लो कि हमारा ब्लड फ्लो ही स्लो हो गया, भले टिश्यू के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी हो ड्रग की टिश्यू पे, बट अगर हमारा ब्लड फ्लो ही स्लो है तो कैसे वो वहाँ पे बाइंड करेगी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ जब पहुँचेगी ही नहीं तो बाइंड कैसे होगी। तो इसलिए जो इनिशियल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू टिश्यू पे। ठीक, चलो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जीपैट 2015 का। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। द लोडिंग डोज ऑफ ड्रग इज यूजली बेस्ड ऑन द, जो लोडिंग डोज है LD वो किस पे बेस्ड होती है, चाहे टोटल बॉडी क्लियरेंस पे, परसेंटेज ऑफ ड्रग बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। तो किस पे डिपेंड करता है, 2015 का क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो लोडिंग डोज है वो किस पे डिपेंड करती है, वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे एंड डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। ठीक, तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम, अब यही सिंपल है, यहाँ पे एक दो होता है, एक लोडिंग डोज होता है, एक मेंटेनेंस डोज होता है। तो जो लोडिंग डोज है वो हमारा डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, जबकि जो हमारा मेंटेनेंस डोज है वो हमारा डिपेंड करता है क्लियरेंस पे। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 24, क्रेटिनिन क्लियरेंस इज यूज इन द मेजरमेंट ऑफ द। तो क्रेटिनिन क्लियरेंस हमारा जो मेजरमेंट है, पैसिव रेनल एब्जॉर्प्शन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या रेनल एक्सक्रीशन रेट या ऑल, किस पे डिपेंड वो करता है। तो इसका जो सिंपल सा आंसर होगा 2015 के क्वेश्चन का वो होगा GFR। हमारा जो क्रेटिनिन क्लियरेंस होता है वो मेजर करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के मेजरमेंट में यूज किया जाता है। ठीक, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ड्रग इथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब इसमें से कौन से फेज पे इथिकल क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फेज 1, 2, 3 या 4 पे। तो सिंपल से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फेज 4 पे। क्यों, क्योंकि देखो फेज 3 तक आप कंप्लीट कंफर्म हो जाते हैं कि हमारी ड्रग सही है, सेफ है, इफेक्टिव टू यूज है। फेज 4 पे आप मार्केट में उसको जब लॉन्च कर रहे हैं तो वहाँ पे तब इथिकल क्लियरेंस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फिर वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ पेशेंट्स पे वो ड्रग आराम से यूज होगी, तो वहाँ पे इथिकल क्लियरेंस की जरूरत नहीं होती है। ठीक, चलो बाकी हर फेज के ट्रायल पे आपको, क्योंकि आप तब तक आपकी फेज 1 से 3 तक आपकी ड्रग डाउट में रहती है कि आपकी ड्रग सही है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, तब तक आपको इथिकल क्लियरेंस की जरूरत होती है। बट फेज 3 के बाद आपका ड्रग का जो डाउट होता है वो देखो बाद में साइड इफेक्ट आए वो तो अलग की बात है, बट उस टाइम पे आपके ड्रग से सारे डाउट्स क्वेश्चंस हट जाते हैं, तो वहाँ पे फेज 3 पे हमारी इथिकल क्लियरेंस की जरूरत नहीं होती। आगे बढ़ना क्वेश्चन नंबर 26 पे। एम ऑफ फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोविजिलेंस का जो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस भी इसको बोलते हैं, इसका क्या एम है, टू मॉनिटर ड्रग टॉक्सिसिटी को मॉनिटर करना, टू मॉनिटर अनऑथराइज्ड ड्रग मैन्युफैक्चर, टू मॉनिटर रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स, टू चेक एंड कंट्रोल ड्रग कॉस्ट।
जीपैट 2014 का क्वेश्चन है। तो क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है? इसका करेक्ट है टू मॉनिटर द ड्रग टॉक्सिसिटी। तो देखो फार्माकोविजिलेंस में यही तो मॉनिटर करते हैं कि जितनी ड्रग्स हमारी मार्केट में है उनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, वो टॉक्सिक तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे टू मॉनिटर द ड्रग टॉक्सिसिटी। ठीक, फार्माकोविजिलेंस का एम यही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 27, फेज 0 इज एन स्टडी ऑफ। फेज 0 क्या? अभी एक क्वेश्चन और आया था फेज 0 माइक्रोडोजिंग का, यहाँ पे भी आ गया। तो पहला एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग स्टडी, ये। दूसरा ह्यूमन माइक्रोडोजिंग स्टडीज, स्टेप टू स्पीड अप ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, मैंडेटरी बाई FDA। अब देखो यहाँ पे जो इसका और करेक्ट ऑप्शन होगा कि मैंडेटरी बाई FDA। FDA इसको मैंडेटरी नहीं करता क्योंकि ये कंपनीज द्वारा बनाया गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है PQ&R। PQR मतलब एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग स्टडी, ठीक है। फिर ह्यूमन माइक्रोडोजिंग, ये तो अभी हमने पीछे भी देखा। फिर स्टेप टू स्पीड अप द ड्रग डिस्कवरी, वही मैंने बताया कि कंपनीज द्वारा स्टार्ट किया गया ताकि जो ड्रग डिस्कवरी है वो स्पीड अप हो सके, वो फास्टर हो सके। और मैंडेटरी बाय FDA नहीं, क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल अगर फेज स्टार्ट होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो फेज 1 से स्टार्ट होता है, जो ऑफिशियल होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28, एन एक्सटेंशन टू ऑफ द नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट इज टर्म्ड एज। मतलब क्या? नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट से एक्सटेंड हो जाना, तो कौन से टाइप का होता है? A, B, C या D? किस टाइप का ADR बोलते हैं उसको? वो है हमारा टाइप A ADR। मतलब जो हमारा नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट से ड्रग उससे इनहेंस करके इफेक्ट दे देना, तो वो हमारा टाइप A ADR होता है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 सिंपल था, फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एंगल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज। ये देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अभी कोविड की वैक्सीन आप लोगों ने लगवाई है, वो इंट्रामस्कुलर थी, कितने एंगल पे लगती है वो? फटाफट से आंसर दो। क्वेश्चन है हमारा 90। आप लोग चैट बॉक्स में आंसर फटाफट से क्वेश्चन के लिखते जाओ, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग को भी बाद में आप लोग वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है 90 डिग्री पे। चलो आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 30 है, द ह्यूमन फॉलोइंग आर द फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। अब देखो क्लिनिकल ट्रायल के कौन कौन सा फेजेस है। सबसे पहला है कि ह्यूमन फार्माकोलॉजी, ठीक है। फिर दूसरा है थेरेप्टिक कन्फर्मेटरी ट्रायल, फिर है पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल है, फिर थेरेप्टिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल्स है। तो इसका जो कौन कौन सा है, करेक्ट ऑर्डर, ओके, करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे आपको बनाना है। तो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे बनाना है, सबसे पहले ह्यूमन फार्माकोलॉजी, फिर थेरेप्टिक एक्सप्लोरेशन होगा, फिर थेरेप्टिक कन्फर्मेशन होगा, और फिर हमारे पास पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा PSQR। PSQR मतलब सबसे पहले ह्यूमन फार्माकोलॉजी हो गया, फिर थेरेप्टिक एक्सप्लोरेशन होगा, फिर थेरेप्टिक कन्फर्मेशन होगा, और एट द एंड पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल होगा। तो PSQR होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31, based on the Henderson-Hasselbalch equation, at what pH value a weak acid would be 99.9% ionized। मतलब किस pH वैल्यू पे हमारा जो weak acid होगा वो 99.9% ionized होगा at pH value equivalent to pKa + 3, pKa - 3, pKa +1 या pKa +1, किस पे वो होगा? जीपैट 2012 का क्वेश्चन है। तो pKa +3 के वैल्यू पे हमारा जो ड्रग होगी वो 99.9% आयनाइज्ड होगी, वीक एसिड है, ठीक। ये यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 31। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये देखो फिर से लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया, तो डरना नहीं है, क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना है, सही आंसर निकल के आएगा, ठीक। सबसे पहला है, देयर आर सम स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग एज गिवन बिलो। प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीजेज द फ्री ड्रग कंसंट्रेशन इन द सिस्टम, ठीक है। सिंपल सी, ये तो सही लग रहा है कि जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो फ्री ड्रग कंसंट्रेशन किसी सिस्टम में डिक्रीज करते हैं, सही बात है। प्रोटीन बाइंडिंग टू प्लाज्मा एल्ब्यूमिन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, ड्रग टू लो लिपोफिलिसिटी हैव हाई डिग्री ऑफ द प्रोटीन बाइंडिंग। मतलब जो लो लिपोफिलिक ड्रग होती है उनकी प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होती है, ये इसका कह रहा है। फिर प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ वन ड्रग कैन बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर ड्रग, ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे एफिनिटी की बात होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या है, वो है कि हमारा P and S are true while Q and R are false, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीज द फ्री ड्रग कंसंट्रेशन, ये तो 100% ट्रू है। अभी भी मैंने बताया कि जब प्रोटीन बाइंड हो जाएगी ड्रग तो फ्री ड्रग ब्लड में कम बचेगी। फिर प्रोटीन बाइंडिंग टू द प्लाज्मा एल्ब्यूमिन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसा नहीं, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फिर क्या, ड्रग विथ लो लिपोफिलिसिटी। लो लिपोफिलिसिटी नहीं, क्योंकि जो हाई लिपोफिलिक नेचर की जो ड्रग होती है वही तो ब्लड के अंदर पहुंचती हैं, और जब ब्लड के अंदर ड्रग पहुंचेगी तभी तो वहाँ के प्लाज्मा से बाइंड करेंगे, तो हाईली लिपोफिलिक ड्रग होनी चाहिए नेचर की। तो ये भी आपका गलत हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, अगला पॉइंट जो प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ वन ड्रग कैन बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर सेम प्रोटीन के लिए किसी दूसरी ड्रग की एफिनिटी ज़्यादा होगी तो वो वहाँ पे ज़्यादा बाइंड कर जाएगी। जैसे इसको हम सिंपल समझते हैं, अगर मान लो हमारे बॉडी में पहले मैंने ए ड्रग लिया, ठीक है, तो और ये हमारी है प्लाज्मा प्रोटीन, तो केवल ए ड्रग के पास मान लो बाइंड करेगी, प्लाज्मा प्रोटीन से अच्छे रिलेशन बनाएगी। बट अगर मान लो इसके बाद बॉडी में ए तो पहले से ही थी, फिर हमने एक और ड्रग इंट्रोड्यूस कर दी बॉडी में बी, ठीक है। अब जो बी ड्रग है उसकी जो है वो पर्टिकुलर प्लाज्मा प्रोटीन से ज़्यादा एफिनिटी है, ठीक है। तो क्या करेगी, तो बी ड्रग जाके जल्दी बाइंड हो जाएगी, तो बचा कुचा जो स्पॉट थोड़ा बहुत बचेगा वो जाके हमें ए ड्रग को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पहले क्या हो रहा था, फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, फर्स्ट केस में हमारे पास केवल
ए ड्रग थी तो सारी प्रोटीन बाइंडिंग इसी को मिल रही थी, मतलब 100% जो कंडीशन थी वो इसके पास ही थी। बट अब जब बी ड्रग आ गई और बी ड्रग की एफिनिटी भी ज़्यादा है, तो मान लो कि हमारे पास इसकी कंडीशन 50% से ज़्यादा हो गई, किसके पास, बी ड्रग की कंडीशन 50% से ज़्यादा हो गई, तो ए ड्रग के पास प्लाज्मा प्रोटीन कम हो गई, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ए ड्रग की कम हो गई, मतलब उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अफेक्ट हुई। यही यहाँ पे कर रहा है कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज वन ड्रग कैन बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पी एंड एस आर ट्रू व्हाइल क्यू एंड आर आर फॉल्स। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन था बट इसमें पूरी की पूरी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कवर हो गई आप लोग की। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस आर द मोस्ट कॉमन ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। सबसे ज्यादा बायो ट्रांसफॉर्मेशन कॉमन रिएक्शन कौन है फेज 1 में और फेज 2 में? एक है ऑक्सीडेशन या ग्लूकोरोनिडेशन और रिडक्शन एसिटाइलेशन, फिर ये हाइड्रोलिसिस या ग्लूकोरोनिडेशन, फिर ऑक्सीडेशन या ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन। इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑक्सीडेशन फेज 1 का सबसे कॉमन रिएक्शन है और ग्लूकोरोनिडेशन जो है वो हमारा फेज 2 का सबसे कॉमन रिएक्शन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 जो है हमारा वो कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स फ्रॉम प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल स्टडी गिव इंडिकेशन ऑफ द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। मतलब किस पैरामीटर से हमें ड्रग एब्जॉर्प्शन का इंडिकेशन मिलता है, सी मैक्स, टी मैक्स, AUC या यहाँ पे हमारा सी हाफ, टी हाफ, सॉरी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास टी मैक्स। टी मैक्स से मतलब मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन किस टाइम पे होगा, उससे हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन की रेट के बारे में पता चलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ GPCR। तो सिंपल सा है, मस्कनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, अल्फा एडनो रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर या बीटा रिसेप्टर। तो इसमें कौन सा रिसेप्टर जो है वो हमारा GPCR का एग्जांपल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ये हमारा GPCR नहीं होता। ये कौन सा रिसेप्टर होता है कमेंट करके बताओ। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है हमारा, इनहिबिशन इंडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम इज लाइकली टू इन्वॉल्व इन इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन में। कौन सा इन्वॉल्व होता है, किस साइटोक्रोम P450 एंजाइम के कौन से एंजाइम को इनहिबिट करना हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होता है? तो CYP3A4 हो गया, CYP2D6 हो गया, या CYP2C9 हो गया, CYP1A2। तो कौन सा इसका आंसर होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा CYP3A4 इज द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आ गया यहाँ पे GPAT 2023 का भी क्वेश्चन आ गया। तो GPAT 2023 ये पेपर 2 शिफ्ट में हुए थे, तो यहाँ पे दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग सेपरेटली देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया था और सेकंड शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया था। तो व्हेन इज द न्यू ड्रग एप्लीकेशन NDA मेड? NDA कब में वो किया जाता है? वंस द एनिमल स्टडीज आर डन and the drug is declared safe in animals. Once the animal studies are done and the drug is declared safe and effective in animals after phase 3 clinical trial, after phase 4 clinical trial. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आफ्टर phase 3 clinical trial. phase 3 के बाद न्यू ड्रग एप्लीकेशन में एंड किया जाता है ताकि हमारी ड्रग को मार्केट में लाने के लिए अप्रूवल मिल सके। तो ये है GPAT 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्फन ड्रग? ऑर्फन ड्रग क्या होती है? अ ड्रग मीन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्फन्स हु कैन नॉट अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ द ड्रग। देखो कितना फनी सा एग्जांपल है, मतलब ऐसे ड्रग जो हमारे ऑर्फन्स को डिस्ट्रीब्यूट करे वो ऑर्फन ड्रग हो गई, ये तो कोई बात नहीं हुई। फिर अ ड्रग ऑफ डिसीज विच इज नॉट हैविंग एनी अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन एट ऑल, ड्रग विच इज यूजफुल फॉर रेयर डिसीज और ड्रग विच इज अवेलेबल इन एविडेंस। सिंपल सी बात है, ऑर्फन मतलब रेयर डिसीज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। ठीक, तो फाइनल हो गया ये खत्म, यहाँ से क्वेश्चन आपके सारे 38 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। अब इसमें 38 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 38 में आप लोग बताइए। आपको हर सही क्वेश्चन पे +4 और गलत क्वेश्चन पे -1 मार्क आपको अपने आप को देना है। ठीक है, और फटाफट से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस वहाँ पे चल रही है, सारे अपडेट्स वहाँ पे आते रहते हैं। और साथ में इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लो, हमसे कॉन्टैक्ट करना हो तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू ग्रो ऑफ फार्मा के नाम से हमारा पेज है, उससे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर यूट्यूब पे तो देख ही रहो यार, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। ये सीरीज़ बहुत लंबी चलने वाली, सारे वीडियो सारे कुछ यहाँ पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को फटाफट से शेयर करो और अपने आंसर्स कमेंट करना जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।